नमस्कार दर्शकों, परिपाटी न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं अजीत सिंह कालरा इस समय दून कैम्ब्रिज स्कूल की एक छात्रा विदुषी श्रीवास्तव के घर में हूं और विदुषी ने कक्षा 12 में ICSE बोर्ड में 93% अंक प्राप्त कर अपने माता पिता का, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है और इनसे मैं एक साक्षात्कार इनका करूंगा। इनके परिवार के सदस्यों से भी परिचय कराऊंगा। तो विदुषी आपको बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। और हाँ, और अब मैं इनके परिवार के सदस्यों से आपका परिचय कराता हूँ। हाँ, ये विदुषी के पिताजी हैं मनीष श्रीवास्तव, जो कि पेस्ट कंट्रोल इंडिया में हरिद्वार ब्रांच में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। और ये विदुषी की माता जी हैं अंजलि श्रीवास्तव, जो एक गृहिणी है। और ये विदुषी की बड़ी बहन है आयुषी श्रीवास्तव, जो कि इस समय देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से BBA कोर्स कर रही हैं और फाइनल ईयर की छात्रा है और आगे MBA कोर्स करना चाहती हैं। तो अब मैं विदुषी श्रीवास्तव का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। तो विदुषी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले आपको एक बार फिर बहुत बधाई देता हूं एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू। हाँ, और अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। जैसे आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, तो आप कैसे पढ़ाई करती थी? दिन में कितने घंटे पढ़ती थी? क्या कोई टाइम टेबल बनाकर पढ़ती थी? हाँ, मैं दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ती थी और रोज़ पढ़ती थी, क्योंकि हमने हमेशा ही सुना है रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस। तो अगर आप रोज़ मेहनत करके पढ़ेंगे तो आप निश्चय ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और टाइम टेबल की बात है, जो आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए, वो बहुत से लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको फॉलो करें। दिन में 2 घंटा फिज़िक्स पढ़ें, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ें और 2 घंटा जो भी आपका सब्जेक्ट है, बायो, फिज़िक्स, मैथ्स जो भी है वो पढ़ें। तो जैसे आप स्कूल, जिन दिनों स्कूल आप जाती थी, और तो स्कूल से आके इतना समय आपको मिल जाता था इतना पढ़ने के लिए, मतलब, या आप रात को सोती कम थी इतने घंटे निकालने के लिए? हाँ, रात को मैं सोती कम थी। रात को 2 बजे सोती थी और सुबह 6 बजे उठ जाती थी। दिन में 1-2 घंटा आप सो सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए। अच्छा, स्कूल से आके 1-2 घंटा सो सकते हैं। अच्छा, और आपने कोई कोचिंग वगैरह, कोई ट्यूशन वगैरह भी लगाई? नहीं, ऐसी कोई स्कूल के लिए तो नहीं लगाई थी, बट हाँ, मैंने मेडिकल नीट के लिए लगाई थी कोचिंग, तो उसकी तैयारी भी साथ साथ में कर रही थी। अच्छा, तो आप मेडिकल की तैयारी कर रही हैं, मतलब आगे आपको डॉक्टर बनना है। और आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था क्लास 11-12 में? अच्छा, वेरी गुड। तो आप आगे मेडिकल में कौन सा कोर्स करना चाहती हैं? जैसे MBBS भी होता है, एक BHMS होता है होम्योपैथिक मेडिकल साइंस वाला, फिर BAMS होता है आयुर्वेदिक। तो आप कौन सा कोर्स करें? मैं MBBS करना चाहती हूँ। अच्छा, गुड। तो सिर्फ आजकल के टाइम में, जैसे हम जानते हैं कि सिर्फ MBBS कोर्स करने से कोई भी जो डॉक्टर है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं बनता, जबकि आजकल डिमांड स्पेशलिस्ट डॉक्टर की होती है। तो आप आगे, जैसे MBBS के आगे फिर आपको 3 साल MD या MS, है ना, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या मास्टर ऑफ सर्जरी कोर्स करना पड़ेगा। और तो उसमें आप स्पेशलाइजेशन में क्या लेंगी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे? उसमें मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट नियोनेटोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो आप नियोनेटोलॉजिस्ट या चाइल्ड स्पेशलिस्ट, नियोनेटोलॉजिस्ट तो मतलब कि जो बच्चे जन्म लेते हैं वो उनकी जो देखभाल करते हैं डॉक्टर। अच्छा, वेरी गुड। तो आप नियोनेटोलॉजिस्ट ही क्यों बनना चाहेंगी? मेरा इंटरेस्ट और मेरा स्पेशलाइजेशन उसी में है। मैंने बचपन से ही सोचा था कि मैं उसी में अपनी स्पेशलाइजेशन करूँगी। अच्छा, नहीं, मतलब आपको बच्चों से ज़्यादा प्यार है, इसलिए छोटे बच्चे आपको अच्छे लगते हैं? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, और जैसे आप अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद देश में ही, इंडिया में ही रह के आगे प्रैक्टिस करेंगी या विदेश जाना चाहेंगी? नहीं, इंडिया में ही रह के करूँगी। अच्छा, पक्का? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। और आप ये बताइए कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, या इंटरेस्ट आपका क्या है? मेरी हॉबीज़ डांसिंग
बैडमिंटन खेलना और ट्रैवलिंग भी मेरी हॉबीज़ है। अच्छा, घूमना फिरना भी आपको पसंद है। गुड। तो जैसे आप डांसिंग वगैरह या डांसिंग है, बैडमिंटन है, उसमें आपने अपना करियर बनाने का नहीं सोचा कि जैसे कई आजकल क्लासिकल डांसर बनती हैं या बैडमिंटन प्लेयर बनती हैं, तो उसमें आपने कभी सोचा कि आप उसमें भी कुछ अपना करियर बना सकती हैं डॉक्टर बनने की बजाय? नहीं, मेरा बचपन से एम था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी, तो मैंने इसलिए अपना वही फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, फिर एक प्रश्न मैं ये करना चाहूँगा कि जैसे भारत जैसे देश में मेडिकल में एडमिशन लेना, क्योंकि कॉलेज लिमिटेड है और जनसंख्या बहुत है, और जनसंख्या जितना ज़्यादा है उसी प्रोपोर्शन में एप्लीकेंट भी हैं, उसी अनुपात में, और नंबर ऑफ़ सीट्स लिमिटेड होती हैं। फिर जनरल कैटेगरी के जो छात्र होते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन भी है, कई कोटा होता है कई स्टूडेंट्स का, है ना, तो और आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को तो और कंपटीशन टफ फेस करना पड़ता है। तो अब 1% अगर आपका मतलब MBBS में सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उस परिस्थिति में फिर आप क्या करेंगी? आप एक साल ड्रॉप करके आप कहीं से कोचिंग लेके अगले साल फिर अपीयर करेंगी, या इसी साल किसी दूसरे कोर्स में, जैसे लोग क्या करते हैं कि MBBS में नहीं हुआ तो बैचलर इन फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले लिया, या BDS दांतों के डॉक्टर बन जाते हैं, या पैरामेडिकल है तो, या कई लोग BAMS डॉक्टर बन जाते हैं, या होम्योपैथी में चले जाते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस तो अधिकतर जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं सबका MBBS ही होता है, लेकिन MBBS में जैसे कंपटीशन बहुत स्टीफ है, तो हम ऐसा तो नहीं कहते कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हम क्योंकि कंपटीशन का मामला है, नंबर ऑफ़ सीट्स लिमिटेड हैं और बहुत टफ कंपटीशन होता है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगी अगर आपको MBBS में सीट नहीं मिल पाती? और अगर प्राइवेट में सरकारी कॉलेज में मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलती तो प्राइवेट में MBBS करना बहुत महंगा होता है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपके पिताजी अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप बताइए, अगर आपका सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, उस परिस्थिति में आपके पास क्या विकल्प होगा? आप क्या करना चाहेंगी? तो फिर मैं 1 साल का ड्रॉप लूँगी और फिर और मेहनत करके फिर कोशिश करूँगी कि हो जाए। अच्छा, फिर आप कोशिश करेंगी कि नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन हो ही जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी 1% 0.5% नेक्स्ट ईयर भी नहीं होता, उस केस में क्या करेंगी? फिर मैं बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में जाऊँगी। अच्छा, मतलब उसमें फिर आप जैसे ग्रेजुएशन बायोकेमिस्ट्री में करके फिर आगे MSc बायोटेक करेंगी, और उसके आगे फिर क्या करेंगी? PhD? उसके आगे तो, क्योंकि MSc बायोटेक के आगे तो फिर PhD करना पड़ेगा, फिर उसके भी आगे अब्रॉड जाना पड़ेगा पोस्ट डॉक्टरल करने के लिए, कहीं इंग्लैंड या अमेरिका जाना पड़ेगा मेडिकल साइंस में। हाँ हाँ, वो बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, वो क्योंकि इंडिया में अभी बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप थोड़ा लिमिटेड है तो सही, लेकिन फिर भी उसमें बहुत आगे अगर आपको जाना है तो आपको पहले MSc बायोटेक्नोलॉजी करना पड़ेगा। जैसे आप BSc तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में करेंगी, फिर MSc बायोटेक करने के बाद फिर आपको PhD भी करना पड़ेगा, या तो आप PGI चंडीगढ़ से कर सकती हैं, है ना, या कि कोई और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है आपको वहाँ देखना पड़ेगा, और उसके भी आगे फिर आपको अगर एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए तो पोस्ट डॉक्टरल करने अब्रॉड जाना पड़ेगा। उसके लिए आप तैयार हैं इतना लंबा पढ़ाई करने के लिए? क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की लाइन में ना ऐसे तो जो भी लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप MBBS भी करो तो पहले तो लगभग 6 साल तो MBBS में लग जाते हैं इंटर्नशिप मिला के, फिर MD या MS करो तो 3 साल उसका हो जाता है, तो लगभग आप ये मान के चलो कि आपको 10 साल एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने में लग जाएंगे। और अगर आप वो नहीं करती है, बायोटेक में भी जाती हो तो 3 साल की पहले BSc, फिर 2 साल MSc, 5 साल, है ना, फिर आगे आप PhD करोगे, PhD में भी कम से कम भी नहीं तो मान के चलो 3 साल लग जाते हैं, तो 8 साल वो, फिर पोस्ट डॉक्टरल, तो 10 साल दोनों तरफ आपको 10 साल करना ही पड़ेगा। तो आप ये मान के चलो अगर आपको बायोटेक में भी जाना है ना, तो कि MBBS MD करोगी तो 10 साल वहाँ भी चाहिए, तो आप इसके लिए भी तैयार रहो कि भाई अगर आपको बायोटेक में जाना है तो 10 साल फिर वहाँ भी आपको देना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हो सकता है आपको वहाँ तक जानकारी ना हो, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप बताइए कि अगर आप बायोटेक लाइन में जाती हैं, एक तो मैंने बताया कि आप एक लंबा रास्ता है कि आपको 10 साल आगे पढ़ाई करनी है, कोई और आपके पास विकल्प हो आपके नॉलेज में तो आप बताओ, ताकि
जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता लगे। हाँ, इसमें होता है कि अगर हम ग्रेजुएशन करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से तो हम मेडिकल साइंस में जा सकते हैं, वहाँ पे जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ में एसोसिएशन से काम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एज ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं? हाँ। अच्छा, मतलब वो डिप्लोमा कोर्स है कोई? अच्छा अच्छा, गुड। तो जैसे आप बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के साथ आप मेडिकल एंट्रेंस या नीट की भी प्रिपरेशन कर रही थी, तो आपको क्या लगता है कि दोनों तरफ आपको मेहनत करनी थी? क्योंकि स्कूल की पढ़ाई में आपको और सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, हिंदी, है ना, ये सब भी करना होता है, शायद और भी कुछ सब्जेक्ट रहे होंगे, और तो उनके साथ नीट की तैयारी को मैनेज करना, और फिर इतना करने के बाद आपको क्या लगता है कि आपका नीट का एग्ज़ाम कैसा हुआ, और अभी जो आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है उसमें आपकी सक्सेस की क्या चांसेस हैं? मतलब अभी कितनी उम्मीद है आपको? मेरा नीट का एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी थी, बस फिज़िक्स टफ आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिजिक्स टफ आई थी। ठीक है, बाकी कंपटीशन का मामला है, मैं बहुत लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, और ये तो रिज़ल्ट आने पे हमें होपफुल रहना चाहिए, है ना। बाकी रिज़ल्ट आने पे पता लग जाएगा, और हम मतलब ये प्रे करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए इसी साल, है ना। तो और फिर हम आपका एक और इंटरव्यू लेने आएंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें हम आपसे पूछेंगे कि भाई आपने कैसे तैयारी करी बोर्ड एग्ज़ाम के साथ नीट की भी। तो विदुषी, आपसे मैंने जितने प्रश्न करने थे वो किए, और आपने अच्छे उत्तर दिए सबके, तो आपको आपके भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।